हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट। माय नेम इज एकलव्य एंड जैसे आप देख सकते हैं टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ क्विक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर क्लैट एंड एलिट 2023। सो इसमें एक कैच ये भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ क्वेश्चन ऑफ द डे। तो जैसे आप ये देख सकते हैं डैमनम साइन इंजुरिया, इंजुरिया साइन डैमनम। क्वेश्चन ऑफ द डे का ये मतलब है कि जो भी सबसे पहले 5 कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर मुझे बताएंगे। सो वील मेक श्योर दैट यू हैव अ डाउट क्लियरिंग सेशन विद द फैकल्टी, विद मी और एनीबडी एल्स हु इज suitable to answer all your queries related to CLAT and AILET। तो जल्दी से जल्दी आप ये डैमनम साइन इंजुरिया, इंजुरिया साइन डैमनम का आंसर मुझे बता दीजिए। ड्यूरिंग द वीडियो मैं इसका आपको करेक्ट आंसर भी दे दूंगा। तो राइट नाउ एज यू आर अवेयर दैट यू नो वी आर द CLAT एंड द AILET आर राउंड अबाउट 60 days समवॉट। हमारे एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। आई नो आप लोगों की प्रेपरेशन भी ठीक ठाक चल रही होगी। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एंड क्रिस्प क्विक प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपके क्या फोकस एरियाज हैं, आपको किस चीज़ पे कितना ध्यान देना है, क्या सब्जेक्ट का या क्या पर्टिकुलर जो कोर एरिया है उस पर कितना वेटेज है उसका एग्जाम में, एंड हाउ डू यू गो अबाउट हैविंग रिजॉल्व ऑल दीज सॉर्ट ऑफ क्वेरीज एंड डाउट्स। सो मेक श्योर दैट यू गिव मी द राइट आंसर सो दैट आप इस हिसाब से जो भी 5 टॉप सबसे पहले कमेंट कर देंगे उनको एक 1-on-1 पर्सनलाइज सेशन मिल जाएगा विद आवर फैकल्टी, विद मी और समवन एल्स। तो नाउ वी कम टू, जैसे आप लोगों को पता है कि द नेचर ऑफ क्लैट एंड एलिट एग्जामिनेशन। द नेचर ऑफ क्लैट एंड एलिट एग्जामिनेशन, जैसे आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ये जो भी एग्जाम्स हैं दे आर ऑल एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट। एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट का मतलब है कि देयर इज नो पर्टिकुलर रोट लर्निंग इन्वॉल्व। जैसे पुराने क्लैट एग्जाम तक, जब इससे पैटर्न चेंज होने से पहले, इट वॉज रिक्वायर्ड दैट आपका थोड़ा प्रायर नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टन एस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू लॉट ऑफ थिंग्स, आपको प्रायर नॉलेज का रिक्वायरमेंट था। बट नाउ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज प्योरली एप्टीट्यूड बेस्ड, तो इट्स टेस्टिंग इन एप्टीट्यूड। और ऐसा नहीं है कि एप्टीट्यूड बहुत जल्दी बनाता है, एप्टीट्यूड इज समथिंग यू डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं इन दिस वीडियो, यू हैव टू मेक श्योर दैट अब कपल्ड विद हार्ड वर्क, यू आर ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट इट्स स्मार्ट वर्क एंड नॉट ओनली हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली हर किसी काम में लगता ही है, लेकिन बट द हार्ड वर्क, इफ द हार्ड वर्क इज स्मार्ट इज वेल, तो आपका जो एग्जाम के या अपना गोल है विद रिस्पेक्ट टू वट एवर रैंक यू वांट टू सिक्योर और वट एवर कॉलेज यू आर एमिंग फॉर, आपका जो टारगेट है एरिया, तो यू विल गेट अ बिट क्लोजर टू दैट। जैसे हम बात करेंगे इस वीडियो में जो भी हम कोर एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके। नाउ प्रायर नॉलेज रिक्वायरमेंट, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि प्रायर अकॉर्डिंग टू द क्लैट कंसोर्शियम और भी एग्जाम्स के जो एलिट वगैरह के भी रिसोर्सेज के हिसाब से, नो प्रायर नॉलेज इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड अनलेस फॉर जीके। ठीक है, ये सब बातें आप ऑलरेडी, विच इज समथिंग आई थिंक यू माइट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ, सो आई एम नॉट फोकसिंग अलॉट। मार्किंग स्कीम्स आपको पता है कि जो क्लैट एलिट का डिवीजन है कि 150 एग्जाम्स के 150 मार्क्स के दोनों हैं। विद रिस्पेक्ट टू 2 आवर्स का एग्जाम है क्लैट का, एलिट का हमारा 90 मिनट्स का एग्जाम है। विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्टिव डिविजन्स, यू नो द 3 areas, the 3 areas for, there are 3 areas in CLAT and then there are 3 areas in AILET and then there are 5 areas in CLAT। so उस हिसाब से जो उसका सब्जेक्टिव डिवीजन है we are going to be taking that up। नेगेटिव मार्किंग दोनों एग्जाम्स में है, तो यू हैव टू बी विजिलेंट व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग द क्वेश्चंस, मेकिंग अ गेस, जो गेस वर्क वाली चीजें हैं उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। राइट नाउ वी कम टू द सब्जेक्ट एरियाज ओवरव्यू। जो व्हेन वी कम टू डिस्कसिंग विद रिस्पेक्ट टू कौन से एग्जाम का कितना वेटेज है, जैसे कि प्रीवियस इसमें स्लाइड में हमने बात करी है कि द मार्किंग स्कीम, वैसे तो आई एम श्योर बिकॉज दिस इज अ क्विक प्रेप स्ट्रैटेजी वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू गो वेरी मच इन डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मार्किंग स्कीम है। But even though to tell you that there are going to be 30 marks, as you might be aware, in GK for AILET, and then there are 70 marks for logical reasoning. There is no particular section of legal reasoning in the AILET exam, and then उसके अलावा there are 50 marks for, so it's 70, 50, and then the remaining 30 for GK, right? So the 50 is for the English, 70 is for the logic reasoning, जिसमें 10 से 15 questions ज़्यादातर लॉ से रिलेटेड, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू लॉ, बट जैसे प्रिंसिपल बेस्ड यू नो द क्वेश्चंस यू गोना फाइंड। तो दिस इज द मार्किंग स्कीम पर्टिकुलरली फॉर एलिट। नाउ व्हेन वी कम टू क्लैट, क्लैट में आपको पता है कि जो सब्जेक्टिव परसेंटेज डिवीजन है वो इस हिसाब से है कि जो लीगल नॉलेज है
लीगल एप्टीट्यूड मान लीजिए आप उसको, लीगल एप्टीट्यूड एंड जीके दे आर अराउंड 25%, दे हैव द सेम वेटेज, दे हैव द मैक्सिमम वेटेज रादर, जितना उनका 35 to 40 जितना भी क्वेश्चन रेंज रहता है। देन कमिंग सेकेंडली टू द फैक्ट ऑफ द इंग्लिश एंड द सीआर, इंग्लिश एंड सीआर आपका 20% वेटेज रहता है, तो विद रिस्पेक्ट टू देम बीइंग 30 मार्क्स और यू नो समवेयर 30-35, 30 से मोस्टली वो कम ही रहता है। देन फाइनली जो उसका आपका लास्ट सब्जेक्ट है जो एप्टीट्यूड बेस्ड है, विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिसको बोलते हैं, उसकी वेटेज काफी कम है, मैक्सिमम 10 to 15 मार्क्स। तो अकॉर्डिंगली, तो जस्ट दिस आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन हियर बिकॉज आई वांटेड दिस टू बी मेजरली अबाउट talking about how do you go about preparing for ये particularly subjective sections, right? Now अब जो subject areas overview है and preparation है, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको ये देखना है कि जो एग्जाम है as such उसका नेचर क्या है, क्या चीजें पूछे जा रही हैं, क्या चीज उसमें याद करने वाली है, क्या चीज एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है और क्या चीज में कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो लर्निंग बेस्ड है, लर्निंग बेस्ड जिसमें आपको प्रायर नॉलेज और अलग सोर्सेज से भी आप जो भी न्यूज़पेपर से कंसल्ट कर रहे हैं, कहीं से आपको टिडबिट्स मिल रहे हैं, जहाँ भी वेरेवर जीके के सप्लीमेंट्स वगैरह जहाँ से भी आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको देखना है कि जो जनरल नॉलेज है इट इज ऑल लर्निंग बेस्ड, राइट? इवन दो जैसे क्लैट में आपने क्लैट का आपने नेचर देखा है कि द क्वेश्चंस, द पैसेजेस आर गोइंग टू बी समथिंग विच इज कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इशू न्यूज में रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्लैट 22 में देयर वाज दिस क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस व्हिच इज स्टिल गोइंग ऑन। सो उससे एसोसिएटेड देयर वाज अ पैसेज एंड उस न्यूज से एसोसिएटेड सम स्टैटिक नॉलेज। जैसे उसमें पूछा गया था कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का नाम, यहाँ तक कि उनकी स्पेलिंग भी उनको आपको पूछी गई थी विद रिस्पेक्ट टू इट, बट दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव सीन इन द न्यूज, आप इतनी बार यू प्रीटी मच बिकम फेमिलियर विद इट। सो इसलिए वो इस हिसाब से आता है। जो क्लैट के अलावा एलिट का जो एस्पेक्ट है जीके का, जिसमें 30 मार्क्स की वो है, द वेटेज फॉर ऑब्वियसली इन जनरल नॉलेज फॉर द क्लैट इज हायर देन दैट फॉर द जनरल नॉलेज इन एलिट, राइट? बट आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि एलिट में भी, बट एलिट की जो जीके है दैट इज बेसिकली लाइक यू सीन द पेपर, पास्ट ईयर पेपर्स आपने जरूर देखे होंगे, और एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक यू नो जैसे फेमस कोई पर्सनैलिटीज हैं, somebody has written a book और कोई अवार्ड सेरेमनी, समथिंग ऑफ दैट नेचर, समथिंग ऑफ यू नो। तो होलिस्टिकली क्लैट और एलिट का दोनों का देखा जाए तो आपको प्रिपेयर करना है इन दोनों के लिए। अगर आप एक की जीके की प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू डूइंग इश्यूज फॉर द क्लैट, यू वुड आल्सो बी कवरिंग अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द एलिट एंड वाइस वर्सा। इतना नहीं रहेगा बिकॉज क्लैट में जो इशू है, इश्यूज के बेस पे आप पैसेज देखेंगे, एवरी पैसेज इज बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट इवेंट विच इज टेकिंग प्लेस, जैसे वट एवर यू नो कॉमनवेल्थ गेम्स के रिस्पेक्ट में, और एनीथिंग विच हैज बीन जनरली इन द न्यूज, अब आज़ादी का अमृत महोत्सव और एनीथिंग ऑफ दैट नेचर, उसके रिस्पेक्ट में अगर कुछ आ रहा है, दीज आर जस्ट लाइक सम फ्यू एग्जाम्पल्स विच आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, कि क्या चीज़ मिस आउट हम कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर जो ये सारे डिविजन्स हैं with respect to जो भी inputs मैं आपको दे रहा हूँ, this is all based on resources which are available on the consortium and the past year paper, past year exams के जो भी trends हैं, so it's all based on that। तो general knowledge की हमने बात कर ली है, legal learning based जो general knowledge है। Now we come to before we come to this, जो others इसका quantitative aptitude है, आपको जैसे पता है, we'll come to this later। जो quantitative aptitude है, quantitative aptitude उसकी वेटेज काफी कम है विद रिस्पेक्ट टू क्लैट। एलिट में तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई पर्टिकुलरली सेक्शन है ही नहीं। तो फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आई एम नॉट सेइंग दैट आपको टोटली इसको इग्नोर करना है, बट आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू कि सर हम इसको कितना वेटेज दें, इसको इग्नोर करें। सो आई एम सेइंग डेफिनेटली डोंट इग्नोर इट। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरा क्वांट या मेरा मैथ्स जनरली थोड़ा वीक है, सो एटलीस्ट गो इन, आप पास्ट ईयर वगैरह पेपर्स देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे ट्रेंड है, जो केसलेट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और एनीथिंग ऑफ दैट नेचर। सो उस हिसाब से सब्जेक्टिवली आप उसको जो टॉपिक्स हैं आप उनको डिवाइड करके जस्ट एम की एटलीस्ट कुछ रिक्विजिट स्कोर। और जैसे कि ये जो क्लैट का एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको ये मन में रखना रहता है कि जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे तो विच एवर सेक्शन आपको लगता है कि कोई बच्चा ओमिट कर देगा, तो अगर आप उसमें 4-5 क्वेश्चन भी करके आ गए, 2 क्वेश्चन कुछ भी करके आ गए और आपका क्लिक हो गया, बिकॉज आपको पता है कि क्लैट के एग्जाम में जैसे पास्ट ईयर रिजल्ट्स भी रहे हैं कि 1-1, 2-2 नंबर से कॉलेजेस बदल जाते हैं, तो काफी 0.25 वगैरह पे इतना डिवीजन आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू रैंक्स एंड एवरीथिंग।
तो इस हिसाब से यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है आपका यू हैव दैट एज। सो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे आपको पता है इट इज नॉट नेसेसरी, इफ इट्स डिफिकल्ट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। अगर इजी है तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन ये कहते हुए हैविंग सेड दैट आई एम आल्सो गोइंग टू से दैट यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका पड़ोसी है आप उससे किस हिसाब से आप अपने लेवल पर ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, आप कितने पॉइंट्स ज्यादा से करके, कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस आप ज्यादा करके आए हैं विद रिस्पेक्ट टू आल्सो द एक्यूरेसी। हैविंग सेड दैट, यही नहीं कि आपने ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज देयर इज आल्सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जैसे मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई अगर आपका वीक, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज्यादा टाइम उस पर देने की जरूरत नहीं है। बट कंपेयर टू दी अदर सेक्शंस ऑफ द एग्जाम इसका वेटेज काफी कम है। तो इसमें अगर आप बाकी सेक्शंस में 3-3 घंटे तैयारी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, सो एटलीस्ट हाफ एन आवर, आई एम नॉट सेइंग कि इग्नोर इट, बिकॉज दैट एज जो आपको इवेंचुअली चाहिए व्हेन यू राइटिंग द एग्जाम, वो आपको जरूर चाहिए। बट द वेटेज of the time whichever you're giving it needs to be comparatively less compared to the other sections which we're talking about. Now we come to reading and inference based. अब reading and inference based में हम जो ये बात कर रहे हैं with respect to क्या कहते हैं, legal reasoning and English. ये अब legal reasoning and English as well as CR, right? My bad. CR logical reasoning. आपको पता है critical reasoning वो CLAT में है, in the AILET section it becomes all logical reasoning, उसमें particularly कोई legal का ऐसे section नहीं। So in the AILET, for the AILET this is going to be, let's say just I'm going to write A and C। तो AILET के लिए logical reasoning का section आपको पता है 70 marks का है, right? CLAT के लिए it is like the subjective division is 20% in compared to other questions, तो आप 30 questions के around मान लीजिए, right, maximum with respect to this। तो इस हिसाब से क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिक रीजनिंग, ये मैं पिछली आई एम नॉट गोना बी डिवाइडिंग देम अगेन बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी। अब जो लीगल रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग है, द एंटायर पेपर मोर ऑल्सो, मतलब मान लीजिए 80%, 80 to 90% फॉर बोथ ऑफ देम। जैसे अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट दैट बिकॉज इट इज एन एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट। एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट का पर्पज ही ये होता है कि जैसे आपने कुछ पढ़ा, आपने कहीं पैसेज पढ़ा, आपने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने अगर न्यूज़पेपर में कोई ऑप-एड पेज या कोई भी ओपिनियन एडिटोरियल आप पढ़ रहे हैं, तो यू आर इन्फरिंग अ सर्टेन थिंग, आप उससे कुछ समझ रहे हैं, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग रही है, तो इट इज ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। अब उसकी जो टेक्निकलिटी है वो वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में आपने देखा है कि प्रिंसिपल कोई पैसेज के अंदर होता है और देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लीगल पॉइंट व्हिच इज देयर, तो उसके बेसिस पे देयर माइट बी अ सिनेरियो व्हिच इज गिवन। हाउएवर होलिस्टिकली स्पीकिंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारा रीडिंग एंड इन्फ्रेंस बेस्ड है, क्योंकि ये तीनों सेक्शंस में ये एलिट को भी मिलाकर ये तीनों सेक्शंस में जो भी हम बात कर रहे हैं कि इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्रेंस बेस्ड टेस्ट। तो इन्फ्रेंस बेस्ड टेस्ट की हम तैयारी कैसे करते हैं? बाय सी, तो मेजरली अ लॉट ऑफ यू विल थिंक कि जिसके हिसाब से हमने हमारे जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जहां आपको ये पता है कि प्रायर नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू इट, द क्लैट कंसोर्शियम आल्सो सेज कि प्रायर नॉलेज की आपको कोई जरूरत नहीं है ऐसा टू आंसर द क्वेश्चंस। हाउएवर देयर माइट बी अ सर्टेन एज विच यू गेट, जिसके रिस्पेक्ट में भी हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात करी है कि सर्टेन एज ये रहता है कि विद रिस्पेक्ट टू योर कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम, अगर आपने कोई क्वेश्चन, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आप पैसेज में देख रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टर्म है, तो आप उसको देखेंगे कि बिकॉज यू आर मोर फेमिलियर विद इट, आप उससे ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि इट इज़ ईजियर फॉर यू टू सॉल्व, बिकॉज आप उस प्रिंसिपल के बारे में कुछ पहले से जानते हैं। अगर हो सकता है लकीली फॉर यू इनफ कि इफ़ यू गेट दैट सेम प्रिंसिपल, तो यू वुड हैव दैट फेमिलियरिटी और उस हिसाब से आपको थोड़ा एज रहता है। हाउएवर एज पर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कंसोर्शियम सेज द प्रायर लीगल नॉलेज एज पर ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। So how do you beat this particular subject area? How do you master it? How do you go about solving the questions? इसमें आपको जितना ज़्यादा आप पैसेजेस एसोसिएटेड, लेट्स से कि अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं जिसमें आप ऑप-एड पेज या कुछ भी ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन आप देख रहे हैं, तो उसमें आप ये देखेंगे कि व्हेनेवर यू रीडिंग, तो ट्राई टू मेक श्योर दैट आप उसको जो क्वेश्चन पेपर में जिस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके एम्बिट से पढ़ रहे हैं। इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल टू डू इट फॉर लीगल, बट एटलीस्ट फॉर क्रिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश आई कैन से कि जैसे कंटेक्चुअल वोकैब के आपने क्वेश्चन देखे होंगे क्लैट में, एलिट का जो इंग्लिश है वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लैट, बिकॉज देर आर मोर, आई हैव ऑब्जर्व दैट मोर ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू एलिट एज वेल। क्लैट में यू माइट ऑल्सो सी कि फिगर्स ऑफ स्पीच विद रिस्पेक्ट टू इट, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। एंड
कई कई जो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं ओवरलैप की, तो उस रिस्पेक्ट में जब भी आप कुछ आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं, एनीथिंग विच यू रीडिंग, जिसमें मेजरली आप यू हैव टू मेक श्योर दैट इन दिस गिवन टाइम, जो भी आपके पास टाइम है, आप इसमें मैक्सिमम कैपिटलाइज कर पा रहे हैं उस हिसाब से। तो अगर हम ये माने कि कोई भी, अगर मैंने न्यूज़पेपर पे आर्टिकल पढ़ा है, तो उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश में, कि लेट्स से इसका टोन ऑफ द पैसेज क्या है, राइट, विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर क्लैट एज वेल, एलिट, कि उसका क्रिटिकल है, इज इट डिस्क्रिप्टिव और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट। और उसके हिसाब से अब लेट्स से कि न्यूज़पेपर वगैरह में ऑप-एड पेज में द रीजन व्हाई वी आर सजेस्टिंग दिस इज क्योंकि आप देखोगे आर्टिकल का हेडिंग तो रहता है ऑब्वियसली, बट क्रिटिकल रीजनिंग में, जो क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में, क्लैट और एलिट में दोनों आपने देखा होगा कि व्हाट इज अ सूटेबल टाइटल, व्हाट इज अ सूटेबल टाइटल, तो आपको इंग्लिश में इतना शायद ना दिखाओ विद रिस्पेक्ट टू द क्लैट। ऑल दिस नॉलेज, ऑल दिस व्हिच आई एम गिविंग यू इज ऑल कमिंग फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स, बोथ फॉर क्लैट एज वेल एज फॉर एलिट, राइट। तो आपने ये देखा होगा कि जो क्वेश्चंस हैं दे आर विद रिस्पेक्ट टू एलिट एज वेल एज फॉर क्लैट, they are talking about tone of the passage, also they are talking about figures of speech. These are sort of general examples, very small, not to go into details, but generally you need to be prepared for these sort of questions. तो जब भी आपको any subjective reading कर रहे हैं, you reading any topic, any newspaper item also, तो you need to keep in mind कि ये किस हिसाब से इसका tone of the passage है, contextual vocab है, तो आपको are you trying to understand कि जो भी आर्टिकल है, जो भी पैसेज है, उसमें वो वोकैबुलरी का कितनी किस हिसाब से आप उसका अनुमान लगा सकते हैं, और हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर समथिंग लाइक दैट, व्हिच इज ऑब्वियसली गोइंग टू कम विद प्रैक्टिस, राइट। तो अब हम बात करते हैं टॉकिंग अबाउट द अदर ओवरलैप एरियाज व्हिच आई वाज डिस्कसिंग प्रीवियसली, द ओवरलैप एरियाज फॉर सब्जेक्ट्स फॉर क्लैट एलिट, जिस हिसाब से कंटिन्यूइंग व्हाट वी वर हैविंग अ डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू क्लैट एंड एलिट फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। जैसे मैं आपको इंग्लिश और सीआर की बात कर रहा था, तो इंग्लिश का जो सेक्शन है इन द क्लैट एग्जाम, आप अगर देखेंगे पास्ट ईयर पेपर्स, तो एंड कंपेयर दिस इज द इंग्लिश व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर क्लैट, राइट, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एलिट का जो सेक्शन है फॉर इंग्लिश का, एंड ऑल्सो लेट्स से कि जो इसका सेक्शन है क्रिटिकल रीजनिंग का, राइट, क्रिटिकल रीजनिंग का जो पर्टिकुलरली सेक्शन है, यू विल सी दैट मेनी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू व्हिच अपीयर इन द क्लैट, क्लैट के जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सीआर के सेक्शन में, जैसे कि व्हिच इज अ सूटेबल टाइटल, ऐसा कुछ आपने क्वेश्चन जरूर देखा होगा पास्ट ईयर पेपर में। सो द सेम क्वेश्चन, सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन द इंग्लिश एज वेल, राइट, सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश एज वेल। कंटेक्चुअल वोकैब तो हमारी दोनों में रहती ही है, बाकी ग्रामर पोर्शन, दिस सब्जेक्टिव डिवीजन, द ग्रामर पोर्शन इज ऑलवेज देयर ऑल्सो, देयर इज मोर ग्रामर आई फेल्ट पर्सनली इन द एलिट देन देयर इज इन द क्लैट, राइट। तो क्लैट में इन्फ्रेंस बेस्ड जो इंग्लिश के भी सेक्शंस रहते हैं, दे आर मोर सॉर्ट ऑफ बेस्ड ऑन दैट। नाउ द टोन ऑफ द पैसेज के क्वेश्चन, सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्लैट एंड एलिट का दोनों का होलिस्टिकली, राइट, इंग्लिश सीआर एंड जो इंग्लिश फॉर द एलिट इज वेल। एज यू नो कि देर इज नो क्रिटिकल रीजनिंग का पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है इन द एलिट, तो वो सब इंग्लिश में ऑलरेडी इज गिवन देयर। बाकी जो थोड़ा एस्पेक्ट है ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग यू माइट फाइंड इन द एलआर पार्ट, राइट, विच वी विल कम अप टू लेटर। देन फॉर द लीगल एस्पेक्ट देर इज पर्टिकुलरली नो डिफरेंट सेक्शन फॉर द लीगल इन द एलिट, राइट। ये आपको पता है कि एलिट में जो वो 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, एलिट में जो क्वेश्चन रहते हैं they are all let's say 10 से 15 क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे, दिस इज फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो उसमें क्लैट में ऐसा है, क्लैट के लीगल का अगर हम बात करें, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन जिसमें 7-8 पैसेज आपके ऑलरेडी रहते हैं, उसमें everything which you're inferring you have to picking it out. There is the passage is a bit more lengthier than they are in the एलिट में काफ़ी क्रिस्प फॉर्म में क्लैट के लीगल के क्वेश्चंस आते हैं, which is somewhat, but the logic which you have to find, or let's say जब भी आप तैयारी कर रहे हो, you're solving these sort of questions, you will find that the similar sort of knowledge you have to apply when answering both for the CLAT part of legal as well and the एलिट part for this as well. जो एलिट में ये लीगल की मैं बात कर रहा हूँ,
ये एलिट में जो लीगल आती है वो सीआर के एस्पेक्ट में, जो आप लोग सोच रहे हैं सीआर मीनिंग टू से लेट्स से कि वो जो इसका एलआर का सेक्शन है, ऑल दीज 10 से 15 क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देयर एज यू नो कि एलिट में कोई पर्टिकुलरली लीगल का सेक्शन नहीं है, सो आई एम सेइंग दैट एलआर के पार्ट में ही आपको ये वाले क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। नाउ कमिंग टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर दैट क्लैट में ऐसा रहता है कि वट एवर यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज यू हैव टू पिक इट अप ऑन योर ओन, राइट। आप पैसेज पढ़ रहे हैं, आप इन्फर कर रहे हैं कोई समरी, कोई प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब इन डिस्टिंक्शन टू दिस, कॉन्ट्ररी टू दिस, फॉर द एलिट आपको वो प्रिंसिपल ऑलरेडी एट टाइम्स यू विल फाइंड दैट मोर इजीली रेडिली अवेलेबल, तो उस हिसाब से आपकी मेहनत थोड़ी एलिट के लिए कम हो गई, राइट। बट हाउएवर व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग द क्वेश्चन, जो आप अप्लाई कर रहे हो, वट एवर नॉलेज यूर अप्लाइंग, वो दोनों की पर्टिकुलरली सेम रहेगी, राइट। नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट, तो हमें सब्जेक्टिव एरिया, जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट एरिया ओवरलैप, इसको करने का पॉइंट ये है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अगर हम क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, अभी ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एलिट, क्योंकि जो कैंडिडेट्स रहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये थोड़ा डाउट रहता है मन में कि you know whether our preparation is good enough for both exams. So I am saying that you needn't worry about it, क्योंकि जो nature of the exam है, it is both aptitude based test. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक चीज की तैयारी करें, it is not going to benefit you in the other exam. However, उसका जितना परसेंटेज है, जितना वो कितना वेटेज कैरी करेगा, वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। जैसे कि मैंने आपको जीके का एग्जाम्पल दिया, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल दिया क्लैट में, एलिट में, क्योंकि क्लैट में जो जनरल नॉलेज टाइप आ रही है दैट इज ऑल्सो समवेयर पैसेज बेस्ड, जिसमें पैसेजेस में भी कुछ पैसेजेस अगर करंट इशू है तो उसमें जो कभी कभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो स्टैटिक रिलेटेड पार्ट्स। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द यूक्रेन रशिया एग्जाम्पल विच आई गेव यू, उसमें भी ऐसे पूछे जा रहा है, आई थिंक यू नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट उसमें करेंसी ऑफ यूक्रेन और कैपिटल ऑफ यूक्रेन, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस विच इज जनरली इन द न्यूज, तो उस हिसाब से उसकी तैयारी थोड़ी अलग है, बट आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। नाउ क्लैट लीगल की हम बात कर चुके हैं, लीगल इंग्लिश क्लैट, जो नाउ द ओवरलैप विद रिस्पेक्ट टू दिस, यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू प्रिपेयरिंग फॉर बोथ, जो इसका आंसर्स का विद रिस्पेक्ट टू दिस जो डिफरेंस रहता है विद रिस्पेक्ट टू यू नो क्वेश्चन सॉल्विंग, even though the aptitude is the same, there are different things that you know you see different sort of questions ki like coming to the let's say CR part. CR तो obviously we have covered in this, but let's say कि we are coming to ALIT का जो section है, ALIT का section हो गया है logical reasoning का, right, LR. This particularly for this section I am saying that you have to be mindful, because इससे जो ज़्यादातर questions है assumption reasoning वाले, ये आपको क्लैट में नहीं मिलेंगे. So this is where, so there is, it is not only that it's 100% overlap like I am saying, but ALIT के aspect में ये assumptions, reasoning, कुछ aspects, strengthening, weakening, the wording and you know of the questions might be different, but somewhere there is an overlap. But कई aspects में there is also कि certain aspect is totally new, like it's totally fresh. जैसे assumption है ना, which of the following is implicit, explicitly given and implicitly present in the question. So you would also see questions like that, जो you would see ALIT में is a new section. वैसे questions आपको CLAT में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, right? So this is why I was particularly talking about this. Now overlap की हम बात कर चुके हैं. Now coming to the aspect of, जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको ये बोला था कि क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट, क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसे मैं आपको कमिंग टू दिस कि दिस वाज योर चांस टू गेट टू स्पीक टू ईदर ऑफ आवर यू नो फैकल्टीज हुड बी केटरिंग टू क्लैट एंड ALIT, कि जो डैमनम साइन इंजुरिया, इंजुरिया साइन डैमनम का क्वेश्चन मैंने वो आपको बोला था कि आप लिख के मुझे कमेंट्स में बताएं, सो दैट आपका जो भी डाउट रेजोल्यूशन हो जाएगा. जो भी टॉप 5 सबसे पहले आंसर करेंगे उनको भी he'll have a chance to, they'll have a chance to get their doubts resolved. A personalized session with the faculty for particularly for catering to CLAT. So damnum sine injuria, injuria sine damnum का ये एक Latin maxim है, जिसका मतलब which is a you know I'm expecting that, क्योंकि काफी it's a very basic simple something in taught आपने पढ़ा होगा with respect to it, that damnum sine injuria sine damnum, it is damage without injury, right? The damage without injury,
राइट, डैमेज विदाउट इंजरी, क्योंकि डैमेज विदाउट, नाउ दिस इंजरी इज लीगल इंजरी, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस, जहाँ पर भी अगर आप कहीं से लीगल नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हैं, लीगल एप्टीट्यूड वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, सो विद रिस्पेक्ट टू टॉर्ट्स का ये जो प्रिंसिपल रहता है, इंजुरी विदाउट डैमेजेस, राइट। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है एक टॉर्ट में, दैट वेरेवर देर इज अ डैमेज, जहां पर भी डैमेज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, इट कैन बी समबडी, जैसे इसके रिस्पेक्ट में काफी केस लॉज वगैरह भी एग्जाम्पल देते हैं कि let me you to because for most of you who might be hearing this and many of you would know, the others wouldn't know, is let's say एक एशपी वर्सेस वाइट का जनरल जो हम केस इस हिसाब से बताते हैं कि एक वोटर है जो वोट करने जाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, एंड उसको रोक दिया जाता है बाय पुलिस ऑफिसर, उसको अलाउ नहीं किया जाता है अपना वोट देने के लिए, इवन दो जिसको वो वोट करना चाहता था वो व्यक्ति जीत जाता है इलेक्शन में। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या उसका डैमेज हुआ है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू, इवन दो द पर्सन हु ही वांटेड टू वोट फॉर एंड द पर्सन हु वन, ही स्टिल वन द इलेक्शन विदाउट हिज वोट। तो नाउ वी हैव दिस एस्पेक्ट ऑफ इंजरी विदाउट डैमेज, कि क्या लीगल इंजरी हुई। तो इस रिस्पेक्ट में तो इनका मतलब बेसिकली डैमनम साइन इंजुरिया साइन डैमनम का क्वाइट क्लियरली इन प्लेन इंग्लिश मतलब यह है कि डैमेज विदाउट लीगल इंजरी एंड इंजरी विदाउट डैमेज, राइट। तो प्रिंसिपल ये लॉ का कहता है कि जहां पर लीगल इंजरी हुई है वहां पर डैमेज डेफिनेटली अराइज करता है। लीगल इंजरी अराइज होती है तो वहां पर रिकोर्स अवेलेबल है, डैमेज हुआ ना हुआ दैट इज नॉट द क्वेश्चन, बट लीगल इंजरी होना जरूरी है ताकि आप टॉर्ट्स में और टॉर्ट लॉ में आपके पास एक रिकोर्स और लीगल रेमेडी आपको मिल सके। तो जहां पर भी लीगल इंजरी होती है वहां पर रेमेडी मिलती है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस, जैसे मैं आपको बता रहा था, एग्जांपल आपको दे रहा था ये वोटर वाला, तो उसमें जो लीगल इंजरी जरूर रहती है इवन इफ देयर इज नो डैमेज, चाहे जिस व्यक्ति को वो वोट कर रहा था इलेक्शन में, दैट पर्सन डिड नॉट विन द इलेक्शन, he already won the election and there was no difference which happened to him with respect to the outcome, but still a legal injury took place with respect to that person। तो इंजुरिया साइन डैमेज का ये मतलब है डैमेज विदाउट इंजरी। अगर आपका कोई डैमेज हुआ बट कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, जैसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है या मान लीजिए कोई स्कूल है जहां पर सामने एक और स्कूल खोल दिया गया है, एंड विद रिस्पेक्ट टू द न्यू फैकल्टी और लेट्स से सम गुड फैकल्टी वाज देयर, तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गो एंड दे स्टार्ट स्टडिंग देयर, तो द अदर पर्सन ही क्लेम्स दैट कि यार मेरे इंस्टीट्यूट से वहां चले गए हैं और वट एवर विद रिस्पेक्ट टू इट। तो क्या इस रिस्पेक्ट में डैमेज हुई है, क्या लीगल इंजरी हुई है? तो लीगल इंजरी नहीं हुई है, तो देयर इज नो रेमेडी विच विल बी अवेलेबल इन टॉर्ट। तो ये आपका जनरल I was just thinking that to give you the meaning, but I thought because I have written it, so at least मैं आपको ये समझा दूँ। तो right now, because also I think that personally अगर आप ये सोचें कि सर ये तो आप ये बता रहे हो इसका एग्जाम में किस हिसाब से मतलब क्या यूज रहेगा, हो सकता है कि आपको कोई पैसेज आ जाए इवन दो एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम रीइटरेटिंग स्टेटिंग अगेन कि एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है। एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट में आपको प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, बट हैविंग हैड सम अमाउंट ऑफ प्रायर नॉलेज, अगर ये प्रिंसिपल पढ़ा है तो यू विल सेव दैट टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। कभी कभी बिकॉज एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको, क्योंकि देयर इज दैट इमोशनल स्ट्रेस ऑल्सो इन्वॉल्व विद रिस्पेक्ट टू आंसरिंग क्वेश्चंस इन एन एग्जाम, राइट। नाउ वी कम टू द अदर एस्पेक्ट, राइट, how do you go about how do you go about now catering to your score? अब आप क्या करें? प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट, राइट। अब इस हिसाब से जो भी मैंने आपको बताया ओवरलैप एरियाज, दिस वाज बेसिकली मेकिंग अ की मेथड। आपने अपने दिमाग में या जिस हिसाब से अपने एक गेम प्लान, एक स्केलेटन आपने बना दिया कि इस हिसाब से हम आई विल प्रोसीड नाउ, बट अनलेस एंड अनटिल यू डोंट प्रैक्टिस, राइट, यू डोंट प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू स्टडी, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी सेपरेटली कर रहे हैं आपको ये नहीं पता चलेगा अपना स्ट्रेंथ कोर एरिया क्या है। सो हैविंग सेड, ये डिवाइड एंड रूल पहले लिखा है, दिस कम्स लेटर, राइट। व्हाट एज अ सिंपल सजेशन आई विल गिव यू कि आप कोई भी एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखिए, अगर आपका इवन दो अगर आप पास्ट ईयर पेपर भी देखें तो आप कोई ये बेफिक्र रहे कि सोचिए कि यार सर मेरा स्कोर इतना कम आ रहा है। अगर आपका 20, 30, 40 जितना भी स्कोर आया, नोबडी इज गोना आस्क यू कि आपका स्कोर क्या है, बट यू डूइंग इट फॉर योरसेल्फ एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू आर
लाइक सेल्फ एनालिसिस में यू हैव टू बी क्रिटिकल एंड यू हैव टू बी हार्श विद रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ बिकॉज यू वांट एन इंप्रूवमेंट, ठीक है, आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप स्ट्रैटेजाइज कैसे करेंगे, आप कोई भी मॉक अटेम्प्ट कर लीजिए, कोई मॉक टेस्ट आप करके देखिए एंड मेक श्योर दैट यू टाइम योरसेल्फ। जितना भी टाइम है, 2 घंटा क्लैट का है, 90 मिनट्स एलेट का है, तो अपने आप को जरूर टाइम करिए। बिकॉज इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं, इट इज पर्टिकुलरली ऑल्सो द टाइमिंग, द एनवायरमेंट दैट इफेक्ट्स अस। तो अगर आप अपने आप को उस पर्टिकुलर टाइम कंस्ट्रेंट में पहले से रखने के आदी होंगे तो यू विल हैव दैट स्लाइट एज। एवरीथिंग अबाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑलवेज गेटिंग दैट स्लाइट एज ओवर योर कंपेटिटर्स, राइट। तो जिस व्यक्ति को, जो भी कैंडिडेट होगा जिसने अपने आप को उस सिचुएशन में पहले से बहुत डाल रखा होगा, जैसे कि उनको आदत है कि 2 घंटे में मैं मॉक कर रहा हूं, मैं ये पर्टिकुलर सेक्शंस कर रहा हूं, ये वाला सेक्शन मेरा वीक है, तो इस हिसाब से अपने आप की, बिकॉज एन एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है, तो यू हैव टू मेक दैट सेल्फ एनालिसिस बिकॉज यू योरसेल्फ नो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो अगेन कमिंग टू जो डिवाइड एंड रूल का एस्पेक्ट है, डिवाइड एंड रूल का एस्पेक्ट क्यों हम बात कर रहे हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ, गिवन दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, अब आपके पास 60 दिन है, ये नहीं कह रहा हूँ कि अब 60 दिन है तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आई एम सेइंग दैट देयर कम्स अगेन टू द स्मार्ट स्टडी, राइट, जिसको हम बोलेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किस हिसाब से कि मैं क्या सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं, उसकी एग्जाम में अहमियत देखते हुए, एंड ऑल्सो कि मेरा उस हिसाब से स्ट्रेंथ देखते हुए। देयर इज नो पॉइंट स्ट्रेंथनिंग एन एरिया मोर विच इज विच यू ऑलरेडी हैव एज एन एसेट। जो सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी अच्छे हैं, क्वांट में अगर आप अच्छे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट कि 1.5 घंटा आप रोज क्वांट पढ़ रहे, राइट। बट जहां पर आपका वीक एरिया, लेट्स से क्रिटिकल रीजनिंग हो सकता है और इंग्लिश आपका वीक एरिया है, तो यू मेक श्योर दैट उस हिसाब से आप डिवाइड एंड रूल, उस हिसाब से आप जब भी आप ये चीज करेंगे कि अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले एक कोई भी मॉक टेस्ट, बट आपको ये नहीं करना है कि आप 3 दिन लगा रहे हैं 1-2 घंटे का मॉक टेस्ट करेंगे, राइट। यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट योरसेल्फ। अपने आप को टाइम कीजिए, अपने आप को इस हिसाब से देखिए कि आप कितना आपको जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो यूड रियलाइज। और ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि आप अगर आपने एक बार एक मॉक टेस्ट कर लिया है, तो लेट्स से आप 4-5 मॉक टेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से आफ्टर 5 to 7 days यू री अटेम्प्ट दैट मॉक टेस्ट, क्योंकि ये होगा ऑब्वियसली आप सोचोगे सर उसके तो आंसर्स मेरे को पता चल जाएंगे, बट अगर आपके मॉक टेस्ट में आपने उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ देखे हैं तो यूड रियलाइज कि आप कहाँ गलत हुए, व्हाट वाज इट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है व्हेनेवर वी केटरिंग टू answering students questions with respect to legal critical reasoning, because they are fairly new things, right, fairly new things to students who have not seen anything like that. तो बहुत बार ऐसा होता है कि they assume scenarios with respect to it कि यही प्रॉब्लम होती है with respect to answering these questions, but you have to make sure that कभी-कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर भी जो है वो मटेरियल या फैक्चुअल मैट्रिक्स ऐसे बनाएगा टू कंफ्यूज यू, सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट। तो इस चीज को जब आप ये करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, आंसर्स पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप रीअटेम्प्ट करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट कि हाँ, मैं यहाँ पर अपना दिमाग आई एम गोइंग इनटू माय इमेजिनेशन, आई एम अज्यूमिंग थिंग्स व्हिच आर नॉट रिटन इन द टेक्स्ट। ये सब चीज आपको तब रियलाइज होगी, ये सब चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोगों को ये चीज जब रियलाइज होगी जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करने आए या आप कोई भी टेस्ट कर रहे हैं एंड अपने आप को एनालाइज करेंगे। व्हेन यू गो बैक एंड यू अटेम्प्ट दैट मॉक अगेन, लेट्स से आफ्टर 5 to 7 days, अगर आप वो मॉक दोबारा करते हैं तो फिर यू विल रियलाइज कि हाँ, यहाँ पर मैं गलती कर रहा था एंड दिस पार्ट। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एक्चुअली एग्जाम में बैठेंगे या आप और भी कोई मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप वो गलती नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को रोक रहे हैं अज्यूम करने से, या जो भी चीज आपका वीक एरिया होगा, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर लीगल और एनी सॉर्ट ऑफ अदर, बट हर चीज में, बिकॉज अगेन रीइटरेटिंग कि एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है, सो यू आर बिल्डिंग इट, राइट। सो इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स स्मार्ट वर्क एज वेल एज हार्ड वर्क, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए यू हैव टू सेल्फ एनालाइज, ओवरऑल मॉक टेस्ट आप करिए, उसके बेसिस पे यू कैन डिवाइड एंड रूल। ओवरऑल मॉक टेस्ट जब आप करेंगे तब आपको लगेगा कि आप अपने कोर एरिया या वीक एरिया आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यार ये उस हिसाब से, देन यू कैन गो अहेड विद डिवाइड एंड रूल एंड फोकसिंग ऑन दैट सेपरेटली, देन अगेन यू गो इन डू अ मॉक टेस्ट। तो आपको थोड़ा ऐसा नहीं होगा कि आप 40 से सीधा 80 के स्कोर पे पहुंच जाएंगे, बट अगर 40 से आप 40 से मान लीजिए आप 48 पे पहुंचे, 50 पे पहुंचे, तो इट्स लाइक यू मेकिंग एन इम्प्रूवमेंट।
तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि केयरलेस मिस्टेक्स हम कर देते हैं बिकॉज यू नो वी आर एज्यूमिंग, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ होती रहती है। तभी अपने आप को जिस हिसाब से आप जितनी बार उस एनवायरनमेंट में डालेंगे, वो मॉक टेस्ट के जो यू नो टाइम के हिसाब से, कंस्ट्रेंट के हिसाब से, तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ इट, आई होप जो भी लोगों ने ये आंसर्स दे दिए होंगे, वी विल गेट बैक टू यू वेरी सून विद रिस्पेक्ट टू इट, and with respect to any other queries, any other doubts which you have, please आप कमेंट्स में छोड़ दीजिए। एनीथिंग कि आपको लग रहा है कि सर ये पर्टिकुलर सेक्शन को मैं कैसे केटर करूं या मुझे नहीं पता चल रहा है, सो वी विल श्योरली गेट बैक टू यू एंड थैंक यू सो मच एंड गुड लक विद योर प्रिपरेशन। राइट, थैंक यू।